हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। इन द सर्किट शोन इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर्स एंड कीज S1 एंड S2 आर ओपन। ये सर्किट में भी आपको दिखाता हूं। The values of the capacitors are 10 microfarad, 30 microfarad and 80 microfarad, 80 microfarad। ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है। Which of the statements is are correct? आपको बताना है कि गिवन चॉइसेस में कौन सी करेक्ट है। तो जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा होता है, आपको वन बाय वन सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सर्किट जो है, मैं आपको एक बार सर्किट दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से इस सर्किट को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस सर्किट में दो पार्ट हैं। इस पार्ट में एक की इस पोजीशन पर लगाई गई है, जबकि दूसरी की इस लाइन पे लगी हुई है। इन्हें S1 S2 बोला गया है। ये की ओपन है इनिशियली। इसके अलावा इस पॉइंट को P और इसे Q कहा गया है। इस लाइन पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C2 बताया गया है, जबकि एक रेजिस्टेंस जो कि 30 ओम है के साथ एक 10 वोल्ट की बैटरी इस लाइन में अटैच की गई है कुछ इस तरह से। 70 ओम का एक रेजिस्टेंस इस लाइन पे जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर जिसे C1 बोला गया है इस लाइन पे इस रेजिस्टेंस के साथ अटैच है। थर्ड लाइन में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C4 है और एक बैटरी इससे कनेक्टेड है जो कि 5 वोल्ट की है। एक 30 ओम का रजिस्टर इस लाइन में जुड़ा हुआ है और एक 100 ओम का रेजिस्टेंस इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और एक फाइनल कैपेसिटर C3 जिसे बोला गया है वो इस लाइन पे अटैच है। तो जैसा ये डायग्राम बना है, मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही यहां तैयार कर दिया है। आप इसे देख सकते हैं। इस लाइन सभी लाइंस पर लगे हुए सारे कंपोनेंट्स मैं शो कर चुका हूं। एक बार मैं इसको मिला ले रहा हूं, कहीं पर कोई भी पॉइंट मिस नहीं है। ये इस तरह से दिया गया है। अब ध्यान दें, ये सर्किट आपको गिवन है, दोनों की ओपन है, यानी इनिशियली ये बोला गया है कि ऑल द कैपेसिटर्स आर विदाउट चार्ज। शुरू में किसी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है और इतनी ही जानकारी दी गई है प्रॉब्लम में। सभी डाटा गिवन है। C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज गिवन है, वो मैं आपको बता देता हूं। C1 10 माइक्रोफैरड है, जबकि C2 का वैल्यू 30 माइक्रोफैरड है। C3 और C4 दोनों 80 माइक्रोफैरड दिए गए हैं। ये वैल्यूज भी गिवन है और इसके बाद ऑप्शंस अटैच है। अब ध्यान दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चूंकि क्वेश्चन के अंदर जानकारियां दे दी जाती हैं, सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस, बैटरी के ईएमएफ और ये सब यहां दे दिए गए हैं और सभी प्रॉब्लम्स पुटअप की जाती हैं ऑप्शंस के रूप में। तो वन बाय वन हमें ऑप्शन ही चेक करने होंगे। तो वन बाय वन ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं एक एक करके ऑप्शन पढ़ रहा हूं। आप ध्यान से सुने। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन सुने। If key S1 is kept closed for long time such that capacitors are fully charged। अब यहां पर ध्यान दें कि जब आप S1 की को क्लोज करेंगे तो जिस कैपेसिटर के फुल चार्ज होने की बात की जा रही है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि S1 के क्लोज होने से ये C2 कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। सो पहला ऑप्शन सुने एक बार कि इफ की S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट। तो पहला ऑप्शन है कि अगर हम इसकी S1 को क्लोज कर दें, जबकि S2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर क्वेश्चन में S1 S2 को ओपन कहा गया है और आप वन बाय वन ऑप्शन पिक कर रहे हैं, तो जिस ऑप्शन को आप मैच कराते हैं केवल उस ऑप्शन को मैच कराने तक ही वो जानकारियां वैलिड रहेंगी जिन्हें उस ऑप्शन में दिया गया
है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर S1 क्लोज किया गया है और S2 के बारे में जानकारी नहीं दी है तो S2 ओपन है। अब मान लीजिए दूसरे ऑप्शन में राइटर कहता है कि S2 को क्लोज किया गया है और S1 के बारे में कुछ नहीं बोलता है, तो हमें मानना होगा कि S2 को क्लोज किया गया है और S1 ओपन है, और S1 को क्लोज मान के जितने भी चेंजेस सर्किट में आए वो हमें फिर से नल एंड वॉइड करने पड़ेंगे, हमें बिल्कुल बेसिक से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन पिकिंग में आप ध्यान दिया करें कि ऑप्शन में लिखी हुई बातें केवल उस ऑप्शन तक वैलिड रहेंगी। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है S1 को क्लोज किया गया है, S2 को ओपन रहने दिया गया है। तो जैसा कि क्लियर है, इस की को क्लोज करते ही यह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस सर्किट के कंप्लीट होने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेंगे। चूंकि लिखा गया है कि S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक अगर ये की क्लोज रहती है तो फाइनली इस लाइन में करंट जीरो हो जाएगी और सभी कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे। यहां पर एक बात और समझे स्टूडेंट्स कि ये आरसी सर्किट पर बेस्ड प्रॉब्लम है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, लेकिन चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर उठने वाले क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू देकर के उस टाइम पर करंट और चार्ज पूछा जाता है, कैपेसिटर में लाइन में करंट और कैपेसिटर में चार्ज की जानकारी किसी विशेष समय पर पूछी जाती है। और दूसरे क्वेश्चन में टर्मिनल कंडीशंस पर बात की जाती है। टर्मिनल कंडीशन बोलने से मेरा अर्थ है कि की को ऑन करते ही यानी स्विच को क्लोज करते ही या स्विच को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद। सो इस तरह की प्रॉब्लम जो पुटअप होती हैं उसमें हमको केवल टर्मिनल कंडीशंस पर डिस्कस करना होता है, जबकि टाइम बेस्ड प्रॉब्लम में किसी पर्टिकुलर टाइम पर भी क्वेरी की जा सकती है। सो अभी फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन में ये एक टर्मिनल प्रॉब्लम है और ऑप्शंस में क्या है हम देखेंगे वन बाय वन। फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन में S1 की को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर्स जब फुल चार्ज हो जाएंगे तो आपसे पूछा गया है कि इस C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा, इसके दो पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें, जब बहुत लंबे समय के बाद इस लाइन में करंट बहनी बंद हो जाएगी और कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि 5 वोल्ट की बैटरी अपना वोल्टेज इन तीनों कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और हम जानते हैं कि सीरीज में अगर एक बैटरी कैपेसिटर से जोड़ दी जाती है तो सीरीज में जुड़े कैपेसिटर्स में वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर मैं इस 5 वोल्ट को इन तीनों कैपेसिटर्स में इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इनवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो आप ध्यान से देखें C1 का कितना कंट्रीब्यूशन बनेगा इस 5 वोल्ट में। एक बार डायरेक्ट कैलकुलेट करने का मेथड बताएंगे, इसे हम अपने थ्योरी पार्ट में स्टूडेंट को सिखाते हैं कि सीरीज में लगे कैपेसिटर्स के लिए वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है आप समझते हैं कि कैपेसिटर का कैलकुलेशन Q इक्वल टू CV से किया जाता है और हम जानते हैं कि सीरीज में लगे इन सभी कैपेसिटर्स में चार्ज की अमाउंट सेम डेवलप होगी। सो सिमिलर चार्ज के लिए वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो C1 को जो वोल्टेज मिलेगी मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/C1 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 इंटू 5 वोल्ट। और इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या कैलकुलेट होगा एक बार देखें। इट इज 1/C1 जो कि 10 है अपॉन 1/10 प्लस 1/80 प्लस 1/80 इंटू 5। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो क्या बन जाएगा एक बार आप देखें कैलकुलेशन को। ये बन जाएगा 1/10 अपॉन एलसीएम 80 आ जाएगा और ये 8 प्लस 1 यानी 10 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। 80 ऊपर चला जाएगा, 85 400 बन जाएंगे और डिनोमिनेटर पे 100 एंड इट इज 4 वोल्ट। यानी कि जो C1 कैपेसिटर है उसे 4 वोल्ट का डिफरेंस मतलब उसके टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो 4 वोल्ट होगा। सो इस तरह से C1 का वोल्टेज कैलकुलेट किया जा सकता है। और चूंकि पहले ऑप्शन में यह गिवन है कि S1 की को क्लोज करने के बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद C1 कैपेसिटर के वोल्टेज का वैल्यू उसके अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू 4 वोल्ट होगा, तो यह एक सही चॉइस है। यहां पर एक बात पे और ध्यान दें, हमने इनवर्स
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से सीधे सीधे 5 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर कोई स्टूडेंट इसको किरचॉफ के लॉ से सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेगा, एक बार वो भी देख ले। सिंपल, लगभग दोनों स्टेप एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि जब आप किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते हैं, लाइन पे किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो पहले चार्ज निकलता है, फिर कैपेसिटी की हेल्प से वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकलता है। कैसे होगा एक बार देखें कि अगर आप इस पॉइंट को V0 वोल्ट का पॉइंट मान करके इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पूरे सर्किट में किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ अप्लाई करें तो कैसी इक्वेशन बनेगी उस पर ध्यान दें। सबसे पहले समझे कि इस बैटरी की हेल्प से ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये माइनस, और चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसे प्लस होना चाहिए, इसे माइनस, और उसी ऑर्डर में इसे प्लस और इसे माइनस। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान दें इक्वेशन पे। V0 इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने माना, और फिर मैं यहां से आगे बढ़ा, इस पॉइंट पे पहुंचा तो 5 वोल्ट का प्रमोशन बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं। इस किरचॉफ लूप लॉ मेथड में हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के पोटेंशियल लिख लिख के लगातार लूप में आगे बढ़ते रहते हैं, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पोटेंशियल की वैल्यू का डिफरेंस है उस पर एक इक्वेशन डेवलप कर देते हैं। अगर आप शुरुआती पॉइंट से लौट के उसी पॉइंट पर आते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट में वो टर्म कट जाता है। यही वजह है कि इस पॉइंट पर किसी भी वैल्यू V0 को हम कंसीडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो V0 प्लस 5, और फिर मान लीजिए इस कैपेसिटर में चार्ज एक्यूमुलेट हुआ Q, तो चार्ज कंजर्वेशन कंसेप्ट से इस लाइन में नेट चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन इस टर्मिनल पे नहीं हुआ, तो इस पे भी Q होगा, और वही चार्ज इस कैपेसिटर पे भी दिखाई देगा। सो इस पॉइंट से जब आप यहां पहुंचेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप ये कैपेसिटर करेगा वो होगा Q/C4, तो मैं उतना पोटेंशियल ड्रॉप कर दे रहा हूं, -Q/C4 जो कि 80 है। देन आप यहां से आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब आइडियल लाइन है। उसके बाद आप इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो ड्रॉप आएगा Q/C1 जो कि 10 है, और रेजिस्टेंस, चूंकि लॉन्ग टाइम के बाद लाइन में करंट नहीं है तो किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल ड्रॉप इस लाइन के अक्रॉस नहीं होगा। इस पे वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू मैं 0 लूंगा, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस पे भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और फिर इस पे वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू -Q/80। फाइनली इस रेजिस्टेंस को छोड़ के जब आप इसी पॉइंट पर आएंगे तो आपका पोटेंशियल V0 के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं आपने एंड किया है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये बन जाएगी 5 = Q 1/80 प्लस 1/10 प्लस 1/80, और आप Q का वैल्यू निकाल लेंगे 5 अपॉन इतना, जो कि एग्जैक्टली यही है। और फिर इस चार्ज की हेल्प से जब आप इस C1 को यूज करके इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा Q/C1, और जब आप फाइनल लाइन में Q/C1 अप्लाई करेंगे तो कैसा आउटकम होगा एक बार देखें। जब आप Q/C1 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C1 जो कि 10 है, 1/10 इंटू Q, और Q का वैल्यू यहां से आएगा 5 अपॉन 1/80 प्लस 1/10 प्लस 1/80। सो इस मेथड में आपने पहले चार्ज कैलकुलेट किया, फिर कैपेसिटी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कैलकुलेट किया, वोल्टेज ड्रॉप निकाला। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस मेथड में भी आउटकम ऐसा ही है। तो इस बात को हम डायरेक्ट रिमेंबर कर लेते हैं कि जब कभी सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो उनमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स वे में किया जाता है। सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके 4 वोल्ट को डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है विदाउट चार्ज। इस मेथड में एक चेंज देखने को मिला है कि इसमें हमें चार्ज की वैल्यू भी मिल रही है। तो एक बार चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ले, ये आ जाएगी 5 अपॉन 1/80 प्लस 1/10 प्लस 1/10, जो कि आ जाएगा Q = 5 अपॉन, अगर एलसीएम लू तो 10/80, और ये 80 ऊपर आ जाएगा, इट इज 40 माइक्रोकूलम। तो ये बात हम फर्दर हो सकता है रिक्वायरमेंट हो अदर ऑप्शंस में इसकी, तो यहां पर नोट कर लेते हैं कि जो कैपेसिटर में चार्ज एक्यूमुलेट हुआ वो 40 माइक्रोकूलम है। अब ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दें, एट टाइम t = 0 द की इज क्लोज्ड। दूसरे ऑप्शन में भी इसी की S1 को क्लोज करने के बारे में कहा गया है। देन द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज्ड सर्किट विल बी 25 मिली एम्पियर।
दूसरा क्वेश्चन सुने कि S1 की को जब आपने t बराबर 0 टाइम पे क्लोज किया तो इसके क्लोज करते ही इस लाइन में करंट का वैल्यू क्या होगा। यानी इस ऑप्शन में आपको t बराबर 0 पर इस लाइन में करंट को पता करना है। सो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझे। ये सभी कैलकुलेशंस मैं यहां से हटा रहा हूं, ये सब अब हम समझ चुके हैं। सेकंड पार्ट में t बराबर 0 पर हमें करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो कैसे करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दें, जब इस की को हम क्लोज करेंगे तो इसको क्लोज करते ही इस लाइन में लगी हुई बैटरी की प्रेजेंस के कारण इस लाइन में करंट फ्लो करेगी। और चूंकि इनिशियली ये सभी कैपेसिटर जो आउटर सर्किट में लगे हुए हैं वो अनचार्ज्ड है, तो ये कैपेसिटर किसी प्रकार का वोल्टेज अपने अक्रॉस नहीं ले पाएंगे। t बराबर 0 पर अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को V0 कंसीडर करके इक्वेशन लिखूं तो ये होगी V0 प्लस 5। इस पॉइंट से जब आप यहां जाएंगे तो 5 वोल्ट पोटेंशियल रेज होगा। आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पर जा रहे हैं। चूंकि t बराबर 0 पर इक्वेशन को लिखा जा रहा है तो हम जानते हैं t बराबर 0 पर यह कैपेसिटर अनचार्ज्ड होगा। सो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। आगे बढ़ते जाएं इस लाइन में, इस कैपेसिटर को भी पार कर सकते हैं। मान लीजिए इस कंडीशन में t बराबर 0 पर इस लाइन में करंट का वैल्यू I है। सो करंट को I मानते हुए जो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा उसे हम लिख सकते हैं 70I। और इसी प्रकार इस पर ड्रॉप को लिखा जा सकता है 100I। और फाइनली इस कैपेसिटर के अनचार्ज्ड होने के कारण इसे छोड़ें और यहां पर आप आएंगे तो इस पर ड्रॉप होगा 30I और फाइनल पोटेंशियल उसी पॉइंट पर होना चाहिए V0। यानी आपने इस कंप्लीट लूप के लिए किरचॉफ लूप लॉ की इक्वेशन लिखी और t बराबर 0 पर इसे बनाया। एक बात यहां पर ध्यान दें, इससे पिछले पार्ट में जब हमने ऑप्शन 1 सॉल्व किया था तो उसमें कैपेसिटर्स में चार्ज का वैल्यू 40 माइक्रोकूलम आया था। तो कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूजन करता है कि 40 माइक्रोकूलम चार्ज आया था तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस था उसे क्यों नहीं लिखा गया। तो ध्यान दें कि पहला ऑप्शन S1 के क्लोज करने के लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद पुटअप किया गया था, जबकि दूसरे ऑप्शन में S1 को क्लोज करने के तुरंत बाद करंट की वैल्यू को पूछा गया है। सो मैंने जैसा बताया था शुरू में कि एक ऑप्शन में जो कंडीशन दी गई है वो उस ऑप्शन तक ही वैलिड रहती है। क्योंकि ऑप्शन चेंज हो चुका है तो इसे अब नई कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना होगा। सो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 5 इक्वल टू 200I और I का वैल्यू आ जाएगा 5/200। अब अगर मैं इसे फाइनल सॉल्व कर दूं तो आप देखेंगे आ जाएगा 0.025 और इसे आप लिख सकते हैं 0.025। और फाइनली अगर मैं इसे मिली एम्पियर में मैं आंसर देख पा रहा हूं और ये एम्पियर में है तो मैं इसे 25 मिली एम्पियर लिख सकता हूं। सो सेकंड ऑप्शन जिसमें लिखा है कि t बराबर 0 पर स्विच को क्लोज करते ही S1 को क्लोज करते ही इंस्टेंटेनियस करंट जो होगी क्लोज्ड सर्किट में वो 25 मिली एम्पियर होगी। ये एक सही चॉइस है इस प्रॉब्लम के लिए। इतनी ही करंट फ्लो होनी चाहिए स्टार्ट। एक बात यहां पर और समझें, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सभी बातें जाने कि ये करंट सबसे स्टार्ट में t बराबर 0 पर बहेगी इस लाइन पे। धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि करंट अगर फ्लो होगी तो कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज एक्युमुलेट करेंगी और जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज एक्युमुलेट होता जाएगा इस लाइन के पोटेंशियल में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ये कैपेसिटर करना स्टार्ट कर देंगे। देन इस लाइन में करंट का वैल्यू रिड्यूस होगा और फाइनली बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद जब इन कैपेसिटर्स में वोल्टेज डिफरेंस का जो सम है वो 5 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा तो इस लाइन में करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो यही वजह है कि सेकंड ऑप्शन में करंट का वैल्यू 25 मिली एम्पियर आया t बराबर 0 पर और फर्स्ट ऑप्शन में कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज एक्युमुलेट हो गया और करंट को हमने 0 मान के सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को। थर्ड ऑप्शन की तरफ आइए। द की S1 is kept closed for long time such that capacitors are fully charged। ठीक है, पहले ऑप्शन में हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज किया माना था। नाउ की S2 is closed at this time और फिर आपने S2 की को क्लोज कर दिया। यहां पर ध्यान दें, अब मैं S2 की को भी क्लोज कर दे रहा हूं।
अभी तक जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व की थी वो S1 को क्लोज करके की थी, और अब जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वो S2 की को क्लोज कर रहे हैं, जबकि S1 बहुत लंबे ड्यूरेशन से क्लोज है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देन द इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर, माने इसकी बात कर रहा है, अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर, दो 30 ओम है बिटवीन पॉइंट P एंड Q। यस, बिल्कुल क्लियर किया है कि P और Q के बीच में जो 30 ओम जुड़ा हुआ है उस पे बात चल रही है। सो सुने, द की S1 is kept closed for long time such that capacitors are fully charged. Now key S2 is closed at this time. The instantaneous current across 30 ohm resistor between point P and Q will be 0.2 ampere round off to फर्स्ट डेसिमल प्लेस। यानी आपको इस लाइन में करंट की वैल्यू तब बतानी है जब S1 को बहुत लंबे समय तक क्लोज रहने देने के बाद आपने S2 को क्लोज किया। यानी S1 को बहुत लंबे समय तक क्लोज रहने देने के बाद जिस इंस्टेंट पे आपने S2 को क्लोज किया, एग्जैक्ट उस इंस्टेंट पर आपको बताना है कि इस लाइन में कितनी करंट फ्लो करेगी। अब यहां पर ध्यान दें कि इस पार्ट को सॉल्व करते समय हम पुराने सभी डाटा यहां से हटा रहे हैं। जो करंट का वैल्यू कैलकुलेट हुआ था इससे पहले पार्ट में वो आप समझ चुके हैं, बट इस पार्ट को सॉल्व करते समय इस वैल्यू का यूज नहीं हो सकेगा, आप समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहले ऑप्शन में जब बहुत लंबे समय तक S1 को क्लोज करने के बाद कैपेसिटर पर चार्ज निकालने की बात आई थी, तो वो चार्ज की वैल्यू अब इस थर्ड ऑप्शन में इस्तेमाल की जा सकती है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको S2 की के क्लोज होने के तुरंत बाद बीच वाली लाइन में करंट बतानी है, जबकि S1 की बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्लोज की जा चुकी है। तो समझे कि S1 को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर क्लोज किया जा चुका है तो इस पे 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप और बाकी 1 वोल्ट का हाफ वोल्ट का ड्रॉप इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, और इन सभी कैपेसिटर में 40 माइक्रोकूलम चार्ज एक्यूमुलेट हो गया होगा। यहां तक की कहानी तब की है जब S1 को क्लोज किया था लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब जब हम S2 को क्लोज करेंगे तो आप ध्यान दें कि S2 को क्लोज करते ही उसी इंस्टेंट, उस इंस्टेंट को मैं अब इस तीसरे पार्ट के लिए t इक्वल टू 0 मोमेंट मान लेता हूं। तो जैसे ही आप इस S2 को क्लोज करेंगे तो एक हैवी बैटरी 10 वोल्ट की जो इस लाइन पे लगी है वो तेजी से इस लाइन में एक करंट को दौड़ाएगी, और हम जानते हैं कि अभी ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो ये इस करंट के मूवमेंट को अपोज नहीं कर पाएगा। ये आप जानते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर इस पूरी लाइन में S2 के क्लोज करने के बाद करंट को पूछा गया होता तो सब कुछ सैचुरेट हो चुका होता और करंट की वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन इन्होंने पूछा है कि S1 को क्लोज लॉन्ग टाइम तक करने के बाद जैसे ही S2 को क्लोज किया गया तो क्या हुआ। तो जैसे ही S2 को क्लोज किया गया होगा ये बैटरी इस लाइन में करंट मूव कराएगी, और वो करंट इस पॉइंट से होते हुए 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां पर आप ध्यान दें, जब इस पार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 4 वोल्ट एक्यूमुलेट कर चुका है, ये हाफ वोल्ट एक्यूमुलेट कर चुका है, और ये हाफ वोल्ट एक्यूमुलेट कर चुका है। अभी फिलहाल जिस समय t बराबर 0 पर S2 स्विच को क्लोज किया ही होगा, जबकि ये हम जान रहे हैं कि S1 बहुत लंबे समय तक क्लोज है, तो ये सभी कैपेसिटर हम फुल चार्ज्ड हैं ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ये कैपेसिटर अभी अनचार्ज्ड है। सो किस तरह से सॉल्व करेंगे उसे समझने की कोशिश करें। हम ये मान लेते हैं कि इस लाइन में इस 10 वोल्ट की बैटरी की प्रेजेंस के कारण एक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसका वैल्यू हम I कंसीडर कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये करंट I इन 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। I1 इस तरफ और इस तरफ जो करंट का अमाउंट मूव करेगा मैं उसे I माइनस I1 कंसीडर कर लेता हूं। अब ध्यान दें कि इस सर्किट पर अगर मैं लूप लॉ अप्लाई करूं और इस पॉइंट Q के पोटेंशियल को V0 कंसीडर करूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक बार समझे। मैं इस पॉइंट से V0 को हटा रहा हूं, ये पहले पार्ट के लिए मैंने किया था। अब इस Q पॉइंट को मैं नया रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, इसके वोल्टेज को V0 लिख करके मैं लूप लॉ कैसे अप्लाई कर रहा हूं आप ध्यान देते रहे। ये बन जाएगा V0 और 10 वोल्ट की बैटरी पार करके आप इधर आए तो 10 वोल्ट का इंक्रीमेंट, मैं पॉइंट्स पर पोटेंशियल लिख रहा हूं तो इंक्रीज डिक्रीज होने की बात पर जरा ध्यान दें। आप V0 पोटेंशियल वाले पॉइंट से जब यहां आए तो आप 10 वोल्ट हाइयर प्लेस पे आ चुके हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा V0 प्लस 10
और फिर I करंट के कारण इस लाइन पे ड्रॉप को लिखा जाएगा, वो होगा 30 इंटू I। देन इस अनचार्ज कैपेसिटर को पार कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, स्विच और लाइन सब कुछ आइडियल है। उसके बाद इस कैपेसिटर का ड्रॉप, इसमें कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जानते हैं ये 4 वोल्ट ही होगा। और उसके बाद इस लाइन में जो डिडक्शन होगा, ड्रॉप होगा वोल्टेज में, वो 70 I1 होना चाहिए। और ये सब के बाद आप वापस Q पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो इसे V नॉट के इक्वल होना चाहिए। सो पहली इक्वेशन जो हमें मिलेगी, एक बार ध्यान से देखना है, यह है 30I प्लस 70I1 इक्वल टू 6। V नॉट को कैंसिल किया जा सकता है। आप ये इक्वेशन बना चुके हैं I और I1 के बीच में, हमें I कैलकुलेट करना है, तो अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिससे हम I1 को हटा सके। तो सबसे सुटेबल, अगर हम इस आउटर लाइन पे एक इक्वेशन क्रिएट करें तो एक सिंपल सा रिलेशन बनाया जा सकेगा I और I1 के बीच में, और जिसमें 10 वोल्ट को भी इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इसी पॉइंट V नॉट से एक बार फिर शुरू कर लेते हैं, आउटर लाइन पे दौड़ते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए, किरचॉफ लूप लॉ बार बार लगाया जा रहा है। आप ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने किरचॉफ के दोनों लॉ यूज किए हैं। जब हमने इस पॉइंट पर करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 पार्ट में, तो वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, करंट लॉ, और दूसरा लॉ हम बार बार लगा रहे हैं, ध्यान देते रहे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल V नॉट, और V नॉट पोटेंशियल के बाद जब आप इस रेजिस्टेंस को पार करेंगे तो करंट के अपोजिट बह रहे हैं, आप धारा के अपोजिट जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट आना चाहिए, यानी 100 टाइम्स I माइनस I1 मैंने ऐड कर दिया है। यहां पर ध्यान देते रहे कि करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल इससे हाइयर होना चाहिए, इसका वोल्टेज इससे ज्यादा होना चाहिए। सो अगर यहां पर वोल्टेज V नॉट है तो इसका ड्रॉप ऐड करने के बाद इस पॉइंट पर हम पहुंच सकते हैं। और अब आप इस कैपेसिटर को क्रॉस करें, चूंकि इसका प्लस टर्मिनल इधर और माइनस इधर है, तो जो हाफ वोल्ट का डिडक्शन इसमें आएगा मैंने वो कर दिया है। इसके बाद आप इस रेजिस्टेंस से जाएं, तो जैसा इसके साथ हुआ वैसा ही इसके साथ भी होना चाहिए, प्लस 30I माइनस I1 होना चाहिए। सिमिलर करंट डायरेक्शन इसमें भी है। उसके बाद आप इस पॉइंट से यहां जंप करेंगे तो 5 वोल्ट का और इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, और फाइनली हाफ वोल्ट का ड्रॉप इसमें माइनस 0.5। और इसके बाद आप सीधे आगे को बढ़ जाएं, यहां से आप इस तरफ जाएं, यहां पार करें, 4 वोल्ट का ड्रॉप और ले लीजिए। और इस 4 वोल्ट के बाद आप जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो ड्रॉप आएगा 70I1, और फाइनली आप वापस Q पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिसका पोटेंशियल V नॉट ही था। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपल कर दूं तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते थे कि ये 5 वोल्ट का जो सेल है जिसने इन तीनों कैपेसिटर्स को वोल्टेज डिफरेंस दिया था 4 वोल्ट, हाफ वोल्ट और हाफ वोल्ट, वो टर्म यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कैंसिल होते हुए, और ये क्लियर भी है कि ये अपने 5 वोल्ट को तीनों कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। तो इस आउटर लाइन में अगर हम इन चारों टर्म्स के पोटेंशियल ड्रॉप को नेग्लेक्ट भी कर देते, हटा भी देते, तो भी हमारी इक्वेशन ऐसे ही बनती। बट लूप लॉ लगाने में जैसा पैटर्न हम फॉलो करते हैं, मैंने उसी को फॉलो करना चाहा, तो मैंने सभी टर्म लिखे। अब ये सभी कैंसिल होते हुए आप देख पा रहे हैं, और ये इक्वेशन बन जाएगी 130I माइनस I1 इक्वल टू 70I1, और 130I, यहां पर ध्यान दें 130I होना चाहिए, इक्वल टू 130I1 इधर जाके 200I1 बन जाएगा, यानी I1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13/20I। एक बार कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहे, ये 13/20I आएगा, और अब हम इसे लिख सकते हैं 0.0 बढ़ाने पर यह आ जाएगा 2 6 12 5 10 0.65, यानी I1 का वैल्यू 0.65I के बराबर होना चाहिए। सो आउटर लाइन में इक्वेशन बनाने का बेनिफिट समझें। आउटर लाइन में इक्वेशन बनाने से ये 10 वोल्ट बीच में नहीं आया, जिसकी वजह से एक ऐसा रिलेशन बना जिसमें I1 की वैल्यू डायरेक्ट I के टर्म में मिल पाई। अब इस I1 की सिंपल वैल्यू को अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो बस वही टर्म जो हमें कैलकुलेट करना है मिल जाएगा। सो क्या बनेगा, देखिए 30I प्लस 70I1 का वैल्यू 0.65I है, इक्वल टू 6। और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का मुझे आप टाइम दें। 7 5 जब 35, 7 6 जब 42 एंड 45 जीरो यहां पर लगा हुआ है, 45.5I इक्वल टू 6, यानी 75.5I इक्वल टू 6, यानी करंट का वैल्यू आएगा
6/75 + 5 एम्पियर। यहां पर ध्यान दें कि ये आंसर एम्पियर में आएगा क्योंकि सभी डाटा ओम में रेजिस्टेंस को लेकर के और पोटेंशियल को वोल्ट में लेके पुट किए गए थे। तो इस तरह से 6/75.5 एम्पियर की करंट इस मिडिल लाइन पे फ्लो होगी। जो ऑप्शन गिवन है उसमें इसका वैल्यू 0.2 एम्पियर दिया है। तो एक बार एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, देखिए क्या आता है। अगर 0 यहां पर इंक्रीज करूं तो एक डेसिमल लगना चाहिए और एक 0 की रिक्वायरमेंट और होगी, तो 0.0 और उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 600 बन चुका होगा। और 75 से ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा समझें, 9 टाइम्स तो नहीं हो पाएगा, 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56, 8 टाइम्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली अगर 8 यूज कर लो तो काम चल जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन वो नहीं है जो गिवन है। सो थर्ड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन गलत है। 0.2 एम्पियर की करंट नहीं बहेगी मिडिल लाइन पे। मिडिल लाइन पे बहने वाली करंट की अप्रॉक्स वैल्यू 0.08 एम्पियर होगी। सो इस तरह से थर्ड ऑप्शन गलत है, ये कंफर्म हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन पे एक बार आए। चौथा ऑप्शन लिखा है, सुने ध्यान से, इफ की S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज, यानी पहले से ही कनेक्ट कर दिया है इस ऑप्शन को भी, देन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q विल बी 10 वोल्ट। यानी चौथा ऑप्शन है कि जब आप S1 की को बहुत लंबे समय के लिए क्लोज कर देंगे, देन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q विल बी 10 वोल्ट। तो ध्यान दें, सबसे पहले पार्ट में जब ये की ओपन थी, चौथे पार्ट में फिर से मैं इस की को ओपन करूंगा क्योंकि फोर्थ पार्ट में S2 की के क्लोज होने का जिक्र नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड ऑप्शन को पढ़ते समय S2 की को क्लोज किया गया था, लेकिन फोर्थ में S2 का नाम नहीं लिया गया है, मैंने उसे फिर से ओपन कर दिया है। और अब इस सब कैलकुलेशन की भी कोई नीड नहीं है, वापस हम लौट के पुराने S1 की पर पहुंच चुके हैं। तो क्या बनेगा देखें, इफ की S1 is kept closed for long time such that capacitors are fully charged, then the voltage difference between points P and Q will be 10 volt। तो आइए देखते हैं उस कंडीशन में क्या था। ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, डाटा सारे हमें याद ही हैं। ये 5 वोल्ट की बैटरी थी और उस समय इसने इस कैपेसिटर को हाफ वोल्ट दिया था, इसको 4 और इसको हाफ। तो इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल को इस पॉइंट पर उस बार की तरफ पोटेंशियल को अगर मैं V0 मान लूं तो इस पॉइंट पे होगा V0 + 5 और आधा कम कर लें तो P पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा 4.5 + V0। ध्यान देते रहे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V0 और इस पॉइंट पे V0 + 5, तो इस पे V0 + 5 माइनस हाफ कम कर दिया, इतना आ गया। और 4 वोल्ट का ड्रॉप इसने किया है, तो इस पॉइंट पर आते आते ये पोटेंशियल घटते घटते 0.5 + V0 बन जाएगा। ये क्लियर है, ये डायरेक्ट भी देखा जा सकता था, बट ठीक है, स्टूडेंट बार बार लाइन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे, क्योंकि कई बार एग्जाम अर्थिंग करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल भी पूछता है, इसीलिए हम बार बार डिटेल में ही उसे बताते हैं। डायरेक्ट भी कहा जा सकता था कि इस पूरी लाइन में इन दोनों टर्मिनल के बीच में ही ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो डेफिनेटली जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है वही वोल्टेज डिफरेंस P और Q के बीच में भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो भी आप इसी नतीजे पर आते हैं, 4.5 + V0, 0.5 + V0। सो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। उस केस में जब आपने स्विच S1 को तो क्लोज किया लेकिन S2 को ओपन रहने दिया। सो अगर स्विच S2 ओपन रहता है और S1 क्लोज हो जाता है तो फोर्थ पार्ट में इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आना चाहिए, ना कि 10 वोल्ट। सो ये चौथा ऑप्शन जिसमें लिखा गया है कि S1 इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q विल बी 10 वोल्ट। इसे 10 नहीं 4 वोल्ट होना चाहिए। S2 की को ओपन मानते हुए अगर केवल S1 को क्लोज आपने किया है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 4.5 + V0 अगर हम कंसीडर करें तो इसका 0.5 + V0 आएगा। यहां पर एक बात और मैं सिखाना चाहता था आपको कि आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू देके स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात इस पॉइंट का पोटेंशियल V0 मानने के बेस की, तो यह बात हम पोटेंशियल पर बनाए गए सभी इक्लिप्स में बताते रहे हैं लगातार कि पोटेंशियल को किसी पॉइंट पर डिफाइन करने का कोई तरीका होता ही नहीं है। एक पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कोई मीनिंग होता ही नहीं है।
मीनिंग केवल पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, इसीलिए किसी पॉइंट पर कोई भी पोटेंशियल वैल्यू लिख करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए, जबकि 10 वोल्ट लिखा है, तो ये चौथा ऑप्शन इस प्रॉब्लम के लिए एक गलत ऑप्शन है। तो इस तरह से 1 बाय 1 इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को चेक किया जा सकता है। थैंक यू।